जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बैच 4 आज आपका लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा था कि वाइकॉफ और वीएसए क्या है, इसके इन्वेंटर कौन है। मैंने आपको कैंडल स्टिक की साइंस समझाई थी, स्प्रेड के बारे में बताया था और वॉल्यूम के बारे में बताया था। अब फंडामेंटल आपको मैंने बताया था कि फंडामेंटल लॉ 3 है। नंबर 1 लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम ये दो लॉ, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट समझेंगे। एक छोटा सा रीकैप कर देता हूँ कल का लेक्चर, वैसे तो वीडियो मौजूद है, कि हमने ये समझा था कि मार्केट में अप डायरेक्शन के ऊपर जब मार्केट मूव करती है तो उसके पीछे डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। मार्केट डाउन साइड पे जब मूव करती है तो उसके पीछे सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है। और अगर मार्केट साइडवेज इक्विलिब्रियम की स्टेट में हो तो फिर सप्लाई और डिमांड एक दूसरे के से कंपेयर नहीं कर रही होती। कभी सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी। मतलब जहाँ पे सप्लायर्स और जो बायर्स हैं, डिमांड एंड सप्लाई का जहाँ पे आपस में इत्तेफाक नहीं होता, एक प्राइस डिसाइड नहीं हो जाती कि हम इसी प्राइस के ऊपर, हमें ये प्राइस, बायर्स को पता है कि ये प्राइस हमें कबूल है, ठीक है, सस्ती मिल रही है, और सेलर्स को ये पता है कि ये जिस प्राइस पे हम सेल कर रहे हैं इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो वो स्टेट जब आ जाती है ना तो उस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और ये स्टेट मोस्टली आप लोगों ने अपने उधर देखा होगा चार्ट्स के ऊपर कि ये स्टेट रेंज की स्टेट होती है, जिसको हम वाइकॉफ के अंदर एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं। आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। देखें, वाइकॉफ थ्योरी के अंदर लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट एक कोर प्रिंसिपल है, क्योंकि इसके 3 फंडामेंटल लॉज हैं, उनमें से एक है। ये कोर प्रिंसिपल है वाइकॉफ मेथड का। इसमें हम ये देखेंगे कि लार्ज मार्केट मूव्स जो बनती हैं, जो मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी मूव्स आती हैं, ऐसे बड़ी बड़ी मूव्स आती हैं, उनके पीछे वाइकॉफ का क्या थ्योरी है, वाइकॉफ उसके बारे में क्या कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन ये है कि द साइज ऑफ कॉज डिटरमाइंस द साइज ऑफ इफेक्ट। वाइकॉफ के मुताबिक जब मार्केट एक्यूमुलेट कर रही हो या डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो तो इस फेज को बोलते हैं कॉज। अगर ये एक्यूमुलेशन फेज है तो इसके बाद ये जो मार्कअप आएगा ये इफेक्ट होगा इस एक्यूमुलेशन का। जितनी बड़ी एक्यूमुलेशन होगी, जितने टाइम के लिए एक्यूमुलेशन होगी, उतना अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। शॉर्ट एक्यूमुलेशन, शॉर्ट मूव। लार्ज एक्यूमुलेशन, लार्ज मूव। और सेम जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है लाइक दिस, अगर एक फेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, जितनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगी उतना ज़्यादा मार्केट मार्क डाउन करेगी, दोबारा से बाइंग करने के लिए आएगी सस्ती प्राइस के ऊपर। तो शॉर्ट में आप अगर समझना चाहें तो सिर्फ ये है कि साइज ऑफ कॉज कि जो भी रेंज हो रही है, चाहे वो क्यूमुलेशन की रेंज है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज है, ये डिसाइड करेगी कि कितना बड़ा इफेक्ट आएगा। इस लॉ का शॉर्ट डेफिनेशन ये है। कॉज जो है हॉरिजेंटल मूवमेंट होती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हॉरिजेंटल, ये डायरेक्शन हॉरिजेंटल है और ये डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन है। हॉरिजेंटल मूवमेंट जो भी होगी, चाहे वो एक्यूमुलेशन की हो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन की हो, उसको कॉज बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। और जो इफेक्ट होगा वो वर्टिकल मूवमेंट होगी, चाहे अपवर्ड मूवमेंट हो वर्टिकल, चाहे इस तरह की मूवमेंट हो, चाहे डाउनवर्ड मूवमेंट हो, ये दोनों वर्टिकल मूवमेंट्स हैं। ये इफेक्ट हैं। कॉज हमेशा हॉरिजेंटल होगा। ऐसे जब मार्केट रेंज कर रही होगी, एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में होगी, उसको हम कॉज कहते हैं।
द लॉन्गर एंड डीपर द एक्यूमुलेशन, ब्रैकेट में कॉज है, ये दोनों का मतलब एक ही है। एक्यूमुलेशन भी कॉज है और डिस्ट्रीब्यूशन भी कॉज है, आपने दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों वाइकॉफ के नज़दीक कॉज है। द बिगर द ब्रेकआउट इफेक्ट, मार्केट ज्यादा अच्छी ब्रेक करेगी, चाहे अपवर्ड ब्रेक करे चाहे डाउनवर्ड ब्रेक करे। हाउ ट्रेडर्स यूज इट, एस्टिमेशन टेक्निक्स क्या हैं। नंबर वन जो इसकी एस्टिमेशन टेक्निक है, पुराने ज़माने में क्या होता था, पॉइंट्स एंड फिगर की बेसिस के ऊपर चार्ट्स को प्रेजेंट किया जाता था। ऐसे एक्स के फॉर्मेशन में प्राइस को लिखा जाता था, ऐसे एक्स। आज भी आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर देखेंगे तो आपको ये वाले चार्ट पैटर्न मिलेंगे। पॉइंट एंड फैक्ट फिगर के नाम से आप देखेंगे ना, आपको चार्ट पैटर्न मिलेंगे। इसकी ज़्यादा तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि आज के दौर में ये चीज़ चलती नहीं है, तो हम इसके ऊपर बकायदा डेडिकेटेड हमारा कोई 10 लेक्चर्स बन जाएंगे अगर मैं आपको इसकी तफसील में जाऊंगा। वाइकॉफ के मुताबिक, वाइकॉफ यूज दिस, अब वो मैयर किया करता था, कुछ फार्मूला ऐसा था कि कितने ब्लॉक्स हैं, लाइक ब्लॉक्स हैं 20, 20 ब्लॉक्स मल्टीप्लाई बाय ब्लॉक की वैल्यू क्या है। कि अगर हमने फॉर एग्जांपल $1 की मूवमेंट का एक ब्लॉक डिसाइड किया है सॉफ्टवेयर के अंदर, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में दिखाता चलूँ ताकि आप लोगों को ना, ये कभी वाइकॉफ में आपसे कोई पूछ ही लेता है तो आप लोगों को ना इस चीज़ की कंफ्यूजन ना हो। ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी उम्मीद है। हाँ जी आ रही है। ये एक मेथड है, ये देखें, यहाँ पे आएंगे ना तो ये पॉइंट्स एंड फिगर्स है। इसकी तफसील में बिल्कुल नहीं जाना, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब एक चीज समझ रहे हैं तो आपको उसकी बेसिक्स का तो पता होना चाहिए ना। ये ब्लॉक्स हैं, कितने ब्लॉक्स थे उस रेंज के, उन ब्लॉक्स को कैलकुलेट करेंगे और उसके अंदर हम ये, इसको जब आप करेंगे ना तो इसके 3 तरीके होते हैं। ये ATR का मेथड होता है, ट्रेडिशनल होता है, और परसेंटेज होती है। साथ ही आप ये देख रहे हैं बॉक्स का साइज कितना है, मैंने यहाँ पे एक लिखा है ना, इसका मतलब यह है कि $1 की मूवमेंट का एक बॉक्स होगा। और रिवर्सल अमाउंट ये होती है कि एक डायरेक्शन में मार्केट ऐसे जैसे अप जा रही है ना, ऐसे अप जा रही है, ये देखें, मार्केट ऐसे अप जा रही है। अप जाती हुई मार्केट में जब भी एक एक डॉलर की मूवमेंट का फर्क आएगा ना तो उतने ब्लॉक्स बनेंगे, इस तरह के ब्लॉक्स बनेंगे, एक्स ब्लॉक्स बनेंगे। और रिवर्सल का ये है कि मार्केट के अंदर जब मैंने अब 3 का फिगर लगाया ना यहाँ पे, ये देखें रिवर्सल अमाउंट 3 है, तो हमेशा जो जीरो बनेगा, एक्स है, अप साइड पे जाती हुई मार्केट एक्स है, और जीरो जो है, ये जो जीरो ओ है, जीरो, ये डाउन आती मार्केट के हैं। तो पहला जीरो कब लगेगा, जब ये जो रिवर्सल फैक्टर है, ये जो रिवर्सल अमाउंट है, जब ये 3 रखी है ना, तो $3 मूवमेंट होगी ना अगेंस्ट मार्केट, $3 नीचे आएगी, तो पहला ओ लगेगा। अब वापस आते हैं, बस इतना मैंने आपको सिर्फ दिखाना था कि आप लोगों को ना आइडिया हो कि ये क्या होता है। अब वाइकॉफ के मुताबिक जो फार्मूला था, उस फार्मूले में ये था कि कितने बॉक्स हैं, टोटल बॉक्स जो है वो वैल्यू ऑफ बॉक्स, टोटल, टोटल ब्लॉक्स मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ बॉक्स, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय कि आपने जो रिवर्सल फैक्टर है वो क्या लगाया था, 3 लगाया था। वाइकॉफ ये कहते हैं कि अगर आपको एक रेंज के ब्लॉक्स का पता लग गया है कि जो एक्यूमुलेशन हुई है उसके अंदर टोटल कितने ब्लॉक्स हैं, टोटल इसमें, और इन ब्लॉक्स के का आपने फैक्टर क्या लगाया था, सपोज एक ब्लॉक था वो $1 का था, टोटल ब्लॉक्स, ये टोटल ब्लॉक्स मल्टीप्लाई बाय फैक्टर के $1 का एक ब्लॉक है, जरब रिवर्सल फैक्टर के आपने कितने पे जीरो लगाया था, उसको जरब करोगे तो जिस भी प्राइस रेंज से, जब वो प्राइस जहां से भी, सपोज यहां से 100 है, 100 से ब्रेकआउट हुआ है, तो वो ये कह रहे थे कि 100, इस फैक्टर में 100 में वो ऐड कर लेना, तो ये आपकी एक्सपेक्टेड जो आपको इफेक्ट मिलेगा कॉज, ये कॉज और इसका इफेक्ट, ये जो पहला पॉइंट है ना, पॉइंट एंड फिगर्स, ये बेसिकली ये था। अब ये कैंसिल क्यों हो गया है कि हम लोग पॉइंट एंड फिगर चार्ट यूज ही नहीं करते।
हम लोग कैंडलस्टिक जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करते हैं, तो इसलिए मैं आपको इसकी तफसील नहीं पढ़ा रहा। ये सिर्फ एस्टिमेशन टेक्निक मैंने बताई है कि जो ट्रेडर होते हैं वो इस लॉ के मुताबिक कैसे जज करते हैं कि इतनी बड़ी रेंज हुई है और हमें इतना टीपी लगाना चाहिए। आप बात को समझ रहे हैं ना कि मैं किस तरफ समझाना चाह रहा हूं आपको। तो हमें अभी अभी इस चक्कर में नहीं पड़ना, ये मैं आपको जब एंड पे कंक्लूड करेंगे ना वाइकॉफ थ्योरी के, तो मैं आपको ये टेक्निक समझाऊंगा कि रेंज को कैलकुलेट कैसे करना है। दूसरा ये फैक्टर होता था कि टाइम ऑफ रेंज, कि अगर लॉन्गर प्राइस जो है ना, प्राइस ने ज्यादा एक्यूमुलेट किया, ज्यादा टाइम के लिए एक्यूमुलेशन किया, तो फिर वो ज्यादा टाइम तक वो उसकी जो इफेक्ट है वो आपको ज्यादा टाइम तक महसूस होगा। तीसरा तरीका यह है कि लार्जर वॉल्यूम इन द रेंज सजेस्ट स्ट्रॉन्गर कॉज बिल्डिंग एक्टिविटी। अगर आपकी रेंज के अंदर बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं, स्ट्रॉन्गर वॉल्यूम आ रहे हैं, तो ये भी इस चीज का साइन होते हैं कि ये जो एक्यूमुलेशन हुई है इसके बाद एक अच्छी जो है ना आपको मार्कअप या मार्क डाउन देखने को मिलेगा, जिसको वाइकॉफ इफेक्ट बोलते हैं। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन समझ लें कि एक्यूमुलेशन जो होते हैं, फेज एक्यूमुलेशन का जो फेज होता है, इसमें कॉज ये है कि इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो बिल्डिंग पोजीशंस, अगर एक्यूमुलेशन हो रहा है तो उसका कॉज जो है, मतलब एक्यूमुलेशन, ये एक्यूमुलेशन है, इसका आपको पता ना कि इसका कॉज क्या होता है। इसके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बाइंग कर रहे होते हैं, अच्छे रेट के ऊपर आपसे चीजें परचेज कर रहे होते हैं। कल वाला लेक्चर है, दोबारा रिपीट हो जाएगा अगर मैं तफसील में जाऊंगा। और इसका जो इफेक्ट आएगा, एक्यूमुलेशन का जो इफेक्ट आएगा, वो हमेशा मार्कअप होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो अपनी पोजीशन को ऑफलोड करते हैं, गाड़ी को खाली करते हैं, सेल करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। और इसका इफेक्ट क्या है? डाउन ट्रेंड। मैंने इस स्लाइड को डिजाइन इस तरह किया है कि फर्स्ट टॉपिक से लेकर लास्ट टॉपिक तक आपको 5 से 6 दफा चीजें रिपीट करवाऊं, ताकि ये बात आपके जहन नशीन हो जाए। अभी हम ABC पढ़ रहे हैं जी तक। अभी आपको इस चीज की गर्ज नहीं होनी चाहिए कि जी कॉज एंड इफेक्ट कहाँ काम आएगा। जिस टाइम इसकी जरूरत होगी ना, और मैं बोलूंगा कि ये जी कॉज एंड इफेक्ट है, फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कॉज एंड इफेक्ट क्या है। इतना मैं इसलिए टाइम स्पेंड कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए बाद में प्रॉब्लम ना हो कि मैं आपको लाइव क्लास के अंदर या जो एंड पे हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगी, मैं उसमें आपको ये तफसील से नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसलिए मैं पूरा पूरा दिन इस पे स्पेंड कर रहा हूं। अब इसकी एग्जांपल समझें। A stock spends 30 days in accumulation between $100 to 110. After breakout above 110, it rallies to 140. 110 से ये रैली करके गया है 140 तक। दैट 30 डेज बेस, बेस बोलते हैं इसको, कॉज को, ये बेस बनती है ना मार्केट में, बेस, रैली, फिर बेस, ये कंसेप्ट एक यूज होता है। खैर वो हम टॉपिक से हट जाएंगे। दैट लेड टू $30 इफेक्ट। समझे कि 30 डेज तक जो बेस बनी है, कॉज बना है, एक्यूमुलेशन हुई है या डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, उसका जो इफेक्ट आया है वो 140 तक जो प्राइस गई है, तो $30 का इफेक्ट आया है उस एक्यूमुलेशन की वजह से। एक मिसाल यहां पे आपको जाते जाते देता जाऊं कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर 1000 टन माल आता है, फॉर एग्जांपल 1000 kg माल आ जाता है फॉर एग्जांपल। अब उसकी कैपेसिटी ही 1000 kg है। 1000 kg आएगा और 1000 kg बिकेगा। सपोज $1 का 1 kg लिया तो 1000 का हो गया, और सेल किया जी उन्होंने $1.5 के हिसाब से, तो $500 का प्रॉफिट इस एक कंटेनर के अंदर मालक को हुआ। तो ये जो कंटेनर का साइज है ना, ये एक्यूमुलेशन फेज कॉज कहलाता है या डिस्ट्रीब्यूशन फेज कॉज कहलाता है, कि जितना मार्केट ने एब्जॉर्ब किया होगा उतना ही निकालेंगे। स्मार्ट मनी हर रोज फ्रेश बाइंग करती है, पिछला बेच देती है, फिर बाइंग करती है। ऐसा नहीं होता कि जी स्मार्ट मनी ने $500 से गोल्ड को बाय किया हुआ है और आज गोल्ड 3400 पे है, तो स्मार्ट मनी जो है ना उसको बेच ही नहीं रही, संभाल के बैठी हुई है। पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग डे ट्रेडर है ना,
ये हम बदनाम है कि हम डे ट्रेडर है, स्मार्ट मनी हमसे बड़ी डे ट्रेडर है। हर 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद आप चार्ट खोल के देख लें, जब आपको ये पहचान हो जाएगी ना कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही है और अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई है, तो आप हैरान रह जाएंगे कि स्मार्ट मनी हर मिनट के अंदर बाय कर रही है और हर मिनट के अंदर सेल कर रही है। ये जी बड़े स्विंग ट्रेडर होते हैं, ये पूरी पूरी महीने महीने की ट्रेड खोलते हैं, इम्पॉसिबल। साथ की साथ खरीदा, मार्कअप किया, बेच दिया, फिर डाउन लाए, फिर बाय किया, अप साइड पे फिर बेच दिया। समरी क्या है इस एक लॉ की? समरी क्या है? यूज वाइकॉफ फेजेस, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, जिसके ऊपर डेडिकेटेड 4 से 5 लेक्चर, हो सकता है 7 लेक्चर भी हो जाएं, टू आइडेंटिफाई द कॉज ट्रेडिंग रेंज। इन फेजेस को हमने पढ़ना है। नंबर 2, यूज वॉल्यूम प्लस स्ट्रक्चर टू कंफर्म स्मार्ट मनी एक्टिविटी। ये वीएसए के लोग इस बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मेरे स्टूडेंट्स को पता है, उनको मैंने सारे साइंस बताए हुए हैं कि कैंडल्स की जो स्प्रेड है उसको देखकर, आपने उसकी विक्स को देख के, जिसको हम रिजेक्शन बोलते हैं, शेडो बोलते हैं, उससे और वॉल्यूम के साइज से अंदाज़ा लगाना है कि मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी के इस टाइम फुटप्रिंट्स क्या हैं। एक्सपेक्ट प्रोपोर्शनेट प्राइस मूवमेंट। अब आफ्टर ब्रेकआउट, ये जो लास्ट ये है कि आपने प्रोपोर्शनल उसका जो है ना, कि जितना इसका साइज है यहां से यहां तक, उसकी चाहे लेंथ हो या उसकी वैल्यू हो या उसका टाइम हो, एक्सपेक्ट यही करना है कि उतनी बड़ी मूव आएगी। और यहां पे आप लोगों में से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि ये एक्यूमुलेशन हुई है सपोज 100 बार्स की, 100 इसके अंदर कैंडल्स हैं। अब उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज शुरू हो गया है, तो ये तो बहुत छोटा सा हुआ है। इस एक एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट ने यहां थोड़ी सी सेलिंग की है, क्योंकि यहां पे डिमांड ही इतनी थी। फिर मार्केट ऊपर चली गई, रीडिस्ट्रीब्यूशन करने चली गई, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन करने चली गई। ये आगे के फेजेस में आपको समझाऊंगा। तो हमने, ऐसा नहीं होता कि जी यहां से यहां तक का आप डिसाइड कर रहे हो कि जी ये एक्यूमुलेशन हुई थी, वाइकॉफ सर ने कहा था कि जी कॉज एंड इफेक्ट इक्वल होते हैं, तो यहां पे तो ये थोड़ा सा गई है और यहां पे ये हो गया। नहीं, ये भी साथ शामिल होगा फिर कहीं जाकर। और हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अगर मार्केट अपने आप को खाली कर दिया है तो मार्केट वापस आएगी। अगर आप एक, जैसे मैंने मिसाल दी थी कि कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर 4 गाड़ियां हैं, इंपोर्ट हो रही हैं, 4 कार हैं। अब वो कंटेनर जब पाकिस्तान, जापान से पाकिस्तान पहुंचता है और उसके अंदर से 4 गाड़ियां निकल जाती हैं, तो वो कंटेनर खाली हो जाता है ना। और जब वो कंटेनर खाली हो गया तो उसके अंदर या तो पाकिस्तान से कुछ चीज ऐसी एक्सपोर्ट होनी है, वो इस कंटेनर में भर के भेजें, अदरवाइज वो कंटेनर खाली वापस जाएगा। तो अगर मार्केट ने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया ना, तो फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जाएगी, फिर वो वापस आएगी यहां पे एक्यूमुलेशन के लिए। यहां तक उम्मीद है कि आपको चीजें समझ लग गई होंगी। मैंने चैट दोबारा खोल दी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग जो है ना फिर इस तरह के वालेकुम सलाम लोगों को करते फिर ड्यूरिंग लेक्चर ना, मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद देख रहा होता हूँ कि यार कोई इमरजेंसी ना बन गई हो। अच्छा, थर्ड लॉ है, लास्ट लॉ जो है, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। इसको एफर्ट एंड रिजल्ट भी बोल सकते हैं, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट भी बोल सकते हैं। अब ये क्या है? इट इज रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम, एफर्ट प्लस प्राइस मूवमेंट रिजल्ट। अब इतनी सी लाइन के अंदर आपको इस पूरे वर्ड की समझ लग गई होगी कि वॉल्यूम जितना आएगा उसके मुताबिक अगर रिजल्ट आएगा तो ये होगा, अगर वॉल्यूम ज्यादा है उसके अगेंस्ट कैंडल का स्प्रेड छोटा है तो ये होगा, अगर वॉल्यूम भी छोटा है कैंडल का स्प्रेड भी छोटा है तो ये होगा। इस पूरे लेक्चर, इस 3-4 स्लाइड जो आगे आने वाली हैं, उसका टोटल खुलासा मैं आपको शॉर्ट में ये समझा दिया है। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का लॉ समझने से हमें क्या फायदे हो सकते हैं? हमें एक फायदा ये होगा कि हम जो हिडन बाइंग एंड सेलिंग होती है ना, हम इससे जज कर लेंगे। क्यों? देखें, अगर एक जगह पे स्मार्ट मनी हिडन सेलिंग कर रही है और वहीं पे हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो क्या होगा?
जब स्मार्ट मनी अपनी सेलिंग खत्म करेगी ना, शुरू में हिडन सेलिंग कर रही होगी, ये देखें यहाँ पे हिडन सेलिंग कर रही है, हम समझे कि यहाँ से ना मार्केट अब बाय जाएगी, हम बाय बाय ढूंढ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता एंड पे आके ना स्मार्ट मनी वॉल्यूम के जरिए हमें बताना शुरू कर देगी, ओहो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज था, और धड़म से नीचे मार्क डाउन कर देगी। जबकि यहां से जो आपने बाय किया होगा, आप तो ऊपर जाने से प्रॉफिटेबल होगे, नीचे आने से तो आपका नुकसान है। अब सबसे ज्यादा वाइकॉफ स्ट्रेटेजी के अंदर और वीएसए के अंदर अगर आप लोग हिडन बाइंग और हिडन सेलिंग को पहचानने में कामयाब हो गए ना, तो आप लोग प्रॉफिटेबल हैं। कैसे? अभी जो मिसाल दी है, अगर आप वो आप समझ गए हो ना, तो फिर आप लोगों को इस पॉइंट की समझ आ गई है कि वाइकॉफ का जो थर्ड लॉ है वो कितना इंपॉर्टेंट है समझना। मैं इस पे थोड़ा टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहा हूं ताकि आप लोगों को, आपके माइंड में ये फीड कर दूं कि वॉल्यूम, कैंडल का साइज, प्राइस की मूवमेंट से हमने कैसे एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का लॉ पूरा समझना है। नंबर वन फायदा क्या होगा आज के इस लॉ को समझने के बाद, कि आप ट्रैप से बच जाओगे। अगर स्मार्ट मनी हिडन हिडन बाइंग कर रही है और आपको बाइंग के साइन आ रहे हैं जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, तो क्या आप वहां पे सेलर बनोगे? यस और नो? चैट का टाइम। नो। और अगर मैं आपको निशानियां बता दूं कि यहां पे स्मार्ट मनी हिडन हिडन सेलिंग कर रही है, बच जाओ, तो क्या आप वहां से बाइंग करोगे? नो। नंबर टू जो आपको फायदा होगा, कंफर्म और रिजेक्ट ब्रेकआउट्स। आपको पता लग जाएगा कि यहां से ब्रेकआउट कंफर्म होगा, मार्केट ने अब ब्रेकआउट कर लेना है, क्योंकि मार्केट पहले कर रही थी एब्जॉर्प्शन, अगर एक्यूमुलेशन में थी तो एब्जॉर्प्शन हो रही थी, अब ये मार्केट ने ज्यादा क्वांटिटी उठा लिया, ये मार्केट अब ब्रेकआउट की तरफ जाएगी। आपको इसकी कंफर्मेशन या आपको रिजेक्शन का पता लग जाएगा कि यहां से मार्केट जो है ना ब्रेकआउट रिजेक्ट कर देगी। अंडरस्टैंड, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इस फेज के बगैर, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के बगैर, आप लोग कभी भी एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज के दरमियान में फर्क ही डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सा एक्यूमुलेशन फेज था। देखें, अभी ये एक्यूमुलेशन हो रहा है, इससे पहले यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, फिर ये एक्यूमुलेशन हुई। अब ये भी तो मुमकिन है ना कि यहां पे एक एक्यूमुलेशन हुई हो, हम स्ट्रक्चर में पीछे नहीं जा सकते। कितना पीछे जाएंगे कि हम सन 2000 से शुरू करें कि यार अच्छा मार्केट ने यहां पे एक्यूमुलेशन की थी, यहां डिस्ट्रीब्यूशन की थी? नहीं। हम करंट चार्ट का सिनेरियो जो चल रहा होगा हमारे पास 100-200 कैंडल का, हम उसमें से ही जज कर सकेंगे इस लॉ को इस्तेमाल करते हुए कि मार्केट में ये एक्यूमुलेशन फेज है या डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। नंबर फोर, रिकग्नाइज ट्रैप्स एंड मैनिपुलेशन बाय स्मार्ट मनी। इस एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का जो अभी ये आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा ना, तो आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग इस चार पोजीशंस में से आप डिसाइड कर लेंगे कि मार्केट इस टाइम किस फेज में है। अब देखें, थोड़ा सा इसको जो पढ़ा है इसको थोड़ा सा मैं आपको सम अप कर देता हूं। वॉल्यूम का ये कॉलम है, प्राइस मूवमेंट का ये कॉलम है, और उसका मतलब ये है अगर वॉल्यूम हाई होगा और प्राइस की मूव बड़ी होगी, तो इसकी निशानी जो होगी, इसका मतलब जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बायर्स या सेलर्स। क्योंकि अभी हम एक तरफ की बात तो नहीं कर रहे ना, मैंने बेरिश वॉल्यूम नहीं बोला, बेरिश मूवमेंट नहीं बोली, मैं बोल रहा हूं हाई वॉल्यूम, नीचे से बड़ा वॉल्यूम और उसके ऊपर बड़ी कैंडल, मार्केट की बिग मूवमेंट, बड़ी मूवमेंट। इसका मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग और सेलिंग हो रही है, और ये मूव्स रियल मूव्स होती हैं कि जिसमें वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है इसको। इसका अगले चैप्टर में इसका हार्मनी का एक वर्ड यूज करते हैं और डाइवर्जन का वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए मैंने डेडिकेटेड स्लाइड बनाई है। अभी के लिए समझें कि अगर बड़ा वॉल्यूम है और बड़ी मूव हुई है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग हुई है, और ये मूव रियल मूव है। नंबर टू, हाई वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो बड़ा है लेकिन प्राइस की मूव समाल हुई है, तो क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रही है, हिडन बाइंग और सेलिंग हो रही है। और मेरे स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, यहां पे इंटरमीडिएट वाले
सिर्फ इंटरमीडिएट वाले चैट में बताएं कि क्या आपको पता है कि मार्केट के अंदर जब स्मार्ट मनी बाइंग कर रही होती है उसकी निशानी क्या है, और सेलिंग कर रही होती है तो निशानी क्या है। बाकियों को बताता चलूं कि अगर अप बार्स के अंदर, ऐसे अप बार्स के अंदर मार्केट में जब भी रेंज की सूरत में अप बार्स बनेंगी उसके ऊपर से रिजेक्शन आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि स्मार्ट मनी यहां पे सेल कर रही है। वेरी गुड शकील रहमान, जबरदस्त। अगर डाउन रेंज के अंदर, डाउन आती मार्केट के अंदर नीचे से रिजेक्शन आ रही है तो स्मार्ट मनी क्या कर रही है, बाइंग कर रही है। और वहां पे हमें क्या बनना है, बायर बनना है कि सेलर बनना है। नहीं गाना, ये जो नीचे से रिजेक्शन है ये बाइंग है, हमें बायर बनना है। तो जब वॉल्यूम बड़ा होगा, ऐसे वॉल्यूम बड़े हो रहे हैं और कैंडल्स छोटी हैं, लेकिन उसके ऊपर वाली साइड पे जब भी ऊपर जाती हैं ऊपर से थोड़ी सी रिजेक्शन आ जाती है, जब भी ऊपर जाती हैं ऊपर से थोड़ी सी रिजेक्शन आ जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट के अंदर सेलिंग हो रही है, बच जाओ, मार्केट ने डाउन निकल जाना है। और वो फेज कौन सा होगा, सप्लाई है। वो फेज कौन सा होगा, वाइकॉफ का कौन सा फेज होगा अगर ये सीन हो कि वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, कैंडल छोटी बन रही है लेकिन ऊपर से रिजेक्शन आ रही है, तो उस फेज को हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। वेरी गुड उसामा, जबरदस्त। अच्छा, लो वॉल्यूम हो और बड़ा स्प्रेड हो, लैक ऑफ ऑपोजिशन है, और ये फेक आउट की निशानियां होती हैं कि मार्केट आपको ट्रैप करेगी बड़े बड़ी कैंडल्स बनाने बनाने की सूरत में। आपको वॉल्यूम छोटा होता है। देखें, कैंडल की साइंस में मैंने लेक्चर 1 में समझाया था कि ये पिक्सल्स होते हैं कैंडल के अंदर ना, पिक्सल्स होते हैं। अगर आपके पास जो प्रीमियम वर्जन होगा ना तो आप इन पिक्सल्स को देख सकते हो। मैं अभी इस क्लास के एंड पे आपको वो दिखाऊंगा, बल्कि साथ ही दिखा देता हूं, फिर बाद में मैं भूल जाऊंगा। ये देखें, यहां पे आए और यहां पे आके आप वॉल्यूम फुटप्रिंट्स में आ जाएं। ये सिर्फ प्रीमियम वर्जन में होगा। ये एक कैंडल है, सब्ज रंग की कैंडल। इस कैंडल को अगर आप गौर से देखें तो इस कैंडल के अंदर आपको एग्जैक्टली बताया जा रहा है कि कहां पे क्या हुआ था। ये डेल्टा जो है ना, ये इन दोनों का आपस में जो डिफरेंस आ रहा है वो डेल्टा हमें बता रहे हैं। हमें एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है, सिनेरियो क्या है। इनको पिक्सल्स बोलते हैं कि कहां पे कैंडल में क्या हुआ था। अब वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे कि एक बड़ी कैंडल, ये बड़े साइज की कैंडल, अगर इसके अंदर वॉल्यूम कम है तो फिर क्या किया गया, प्राइस को जबरदस्ती धक्का दिया गया, कम पिक्सल्स के साथ बड़े साइज की कैंडल बनाएगी। तो ये ज्यादातर ये फेक आउट आपको ट्रैप किया जा रहा है। तो आप आज के बाद मेरा कोई स्टूडेंट लो वॉल्यूम के साथ बड़ी स्प्रेड की बनने वाली कैंडल से बच जाएंगे कि उस ब्रेकआउट को नहीं मानेंगे। उस लेवल, उस कोई कोई भी ऐसा सीन बन रहा हो आप बच जाओगे कि यार ये ट्रैप हो रहा है। और वो उसके 99.9% ये होता है कि जब बड़ी कैंडल बनती है ना, आप नोट कर लेना, और उसका वॉल्यूम नीचे से कम हो, तो सपोज अगर ये सेल की कैंडल बनी है ना तो ऐसे मोस्टली एक ही बाय की कैंडल बनती है जो इसको जाके कवर अप कर लेती है मोस्टली। आप नोट कर लेना, लो वॉल्यूम है और स्मॉल कैंडल है, ये मार्केट जो है रेस्ट पोजीशन पे है, नो डिसीजन यस। अब अभी तक मार्केट ने डिसाइड नहीं किया कि यहां पे बाइंग होनी है या सेलिंग होनी है। अगर वॉल्यूम छोटे छोटे हैं और साथ स्प्रेड छोटे छोटे हैं। अब इसमें अगर हार्मनी की बात की जाए, एक ये फेज और एक ये फेज, वाइकॉफ के मुताबिक ये हार्मनी स्टेट स्टेट है। इसमें मार्केट ऐसे ही है जैसे ऑल इज वेल होता है ना, कि सब कुछ अच्छा है। ये स्टेट जो ऐसी है, जिस इस स्टेट के अंदर वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, डाइवर्जन। और ये जो लो वॉल्यूम है उसके साथ बिग है, ये भी डाइवर्जन है। हार्मनी और डाइवर्जन का आगे पूरी तफसील से पढ़ाऊंगा आपको। अब आ जाए लॉजिक के ऊपर कि इसकी लॉजिक क्या है। देखिए, आप एक एग्जाम्पल ये है कि आप गाड़ी को जेन में लाएं, आप एक कार है, उस कार को धक्का मार रहे हैं। आपने बहुत जोर से धक्का मारा तो वो क्या था, एफर्ट। और कार भी ज्यादा मूव हुई है, उस धक्का मारने से कार ज्यादा मूव हुई है, वो क्या था, रिजल्ट। इसका क्या मतलब है
कि हेल्दी ट्रेंड है, मार्केट मतलब सड़क साफ है, नीट है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आपको रास्ते में कोई पत्थर नहीं मिला, आपके लिए सब कुछ अच्छा है, कि हार्मनी कंडीशन है, ऑल इज वेल। दूसरा इसका ये हो सकता है कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, धक्का मारा कार को जोर से, जितना जोर से धक्का मारा, आपको आपके दिल ने कहा कि यार मैंने जितनी जोर से धक्का मारा था ना, उतने जोर से ही ये आगे गई है। नंबर टू सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपने बहुत ज्यादा पुश किया लेकिन गाड़ी थोड़ी सी मूव हुई। अब क्या दो सूरत हाल हो सकती हैं, रेजिस्टेंस हो सकती है, वॉल्यूम ज्यादा है, कैंडल कम बनी है छोटी, तो रास्ते में रेजिस्टेंस हो सकती है, एब्जॉर्प्शन हो सकती है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज मैं आपको स्लाइड चेंज करूंगा, वापस हम इसी स्लाइड पे आएंगे। एक टर्म यूज होती है स्मार्ट मनी सेलिंग इनटू बाइंग एंड वाइस वर्सा, कि स्मार्ट मनी बेच रही है लेकिन हम बाय कर रहे हैं, या स्मार्ट मनी बाय कर रही है और हम सेल कर रहे हैं। ये तफसील से अभी मैंने पीछे आपको नहीं बताया था, ये इस स्लाइड के अंदर आपको इसका तफसील से मैं पढ़ाता हूं। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन टैक्टिक्स हैं, चीजों को बेचने का तरीका है, कि प्रोफेशनल ट्रेडर जो स्मार्ट मनी होती हैं वो खामोशी से ऑफ लोड देयर होल्डिंग सेल करती हैं। अब एक बात यहां पे काबिले गौर है, आपने पंप एंड डंप की टेक्निक किस बंदे ने सुनी है, पंप एंड डंप? जिन्होंने नहीं सुनी वो ये जान लें कि जितने भी कॉइन्स क्रिप्टो के लॉन्च होते हैं ना, तो मोस्टली वो लॉन्चिंग के दौरान ऐसे कैंडल मारते हैं। अब एक कॉइन है आईसीपी, ठीक है, आईसीपी यूएसडीटी, वो जिस दिन लॉन्च हुआ था उस दिन वो $2800 तक गया है, एक सिंगल डे में। वो क्या था, पंप। अब हुआ क्या, किसी भी बंदे ने जिसने यहां से मिलियंस ऑफ कॉइन्स होल्ड किए हुए थे ना, उसने जाके डंप कर दिया। अगर स्मार्ट मनी उसने सपोज 1 मिलियन स्टैंडर्ड लॉट्स उनके पास मौजूद हैं गोल्ड की, और वो ये टेक्निक्स यूज ना करें, ये वाली टेक्निक यूज ना करें, तो क्या होगा, अगर वो 1 मिलियन वहां पे सेल कर देंगे तो क्या होगा, गोल्ड जमीन की तह में चला जाएगा। तो ये असूल होता है फाइनेंशियल मार्केट का, कि चुपके चुपके बेचो, चुपके चुपके खरीदो, अगर बड़ा खरीद लिया तो उसका इंपैक्ट क्या आता है, मैं बोलूंगा नहीं, यहां पे बता दूंगा। अब आपने मुझे बताना है कि जब मार्केट ज्यादा स्पीड के अंदर बाइंग या सेलिंग करती है तो क्या बनते हैं, फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस बन जाते हैं। उससे बचाने के लिए स्मार्ट मनी बहुत सियानी है, वो थोड़ा थोड़ा बाई कर एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसको हजम करते हैं। मतलब ऐसे बाइंग की, थोड़ी देर एब्जॉर्प्शन कर ली, फिर चुपके से बाइंग की, एक कैंडल बनी आप लोगों की, और मेरी नज़र से चुप, मेरी नज़र से तो नहीं छुप सकती, और उम्मीद है इस कोर्स के ख़त्म होने तक आपकी भी नज़र से भी नहीं छुपेगी, कि हमारे पास दो लेवल होते हैं, कोई भी एक्यूमुलेशन रेंज है या डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है, हम उसके दरमियान में तो देखते ही नहीं ना, ये मिडल लाइन हमारे लिए बेकार है। हमने ये देखना होता है कि ये जो लेवल्स है ना दो, यहां आके हमने फुटप्रिंट्स पकड़ने होते हैं कि स्मार्ट मनी क्या कर रही है। तो जब भी ऐसी एक कैंडल बनेगी सपोर्ट पे जाके, मेरी आवाज क्लियर आ रही है, मुझे इंटरनेट का क्वेश्चन आया, मुझे आवाज बताएं मेरी क्लियर आ रही है। अच्छा, जब भी स्मार्ट मनी ये मार्केट का रेट जैसे ये रेजिस्टेंस तक आएगा ना, अगर वहां पे एक बड़ी कैंडल बन गई ना, नीचे से वॉल्यूम भी थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो आप और मेरे जैसा बंदा आइंदा के बाद समझ जाएगा कि मार्केट ने यहां से कुछ उठाया है। और जैसे ही नीचे आएगी यहां पे अगर कोई बड़ी कैंडल बनेगी ना, तो हम समझ जाएंगे कि कुछ हुआ है। अब हमने इसकी एवरेज निकालनी होती है कि ज्यादा ऊपर काम हुआ है या के नीचे काम हुआ है। अगर ज्यादा के इधर काम हुआ है तो इसका क्या मतलब है, अगर एक रेंज है, मैं इसको कोई नाम नहीं देता, ये एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का कोई नाम नहीं देता, हमें यहां पे फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं कि यहां पे एक्टिविटी हो रही है, इसका क्या मतलब है।
डेल, ये बातें मैंने अभी इसी क्लास में 5 से 6 दफा रिपीट कर देनी है, टेंशन ना लो, मेरी आदत है, मैं एक बात को दो दो तीन तीन दफा रिपीट करता हूँ। अच्छा ये बताओ कि अगर एक रेंज है, इसका कोई नाम नहीं है, क्यूमुलेशन भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, टॉप पे जाके हमें फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं स्मार्ट मनी के, तो इसका क्या मतलब है? जीनियस बच्चे बताएं। गुड, गुड। और यहां पे जो बनने वाले साइन होते हैं ना, हमें ये साइन ऑफ वीकनेस है, हमें साइन ऑफ वीकनेस मिल रहे हैं कि भाई यहाँ पे कुछ काम हो रहा है। अब निशानी देखो कि जैसे ही मार्केट थोड़ा सा मुंह बाहर निकाल के वापस आती है ना, और यहाँ पे हमें कुछ साइन मिलता है, तो सेल की एंट्री बना के हम पहले से बैठे होंगे। मार्केट चाहे उसके बाद 2 घंटे, हमारी एंट्री यहाँ लग गई है, मार्केट उसके बाद 2 घंटे यहाँ पे है, ये जरूरत नहीं है मार्केट के ये विक मार के यहाँ पे चली जाए। बस मार्केट ने जो काम करना था वो कर लिया, उसके बाद एक रेंज बनाएगी और चुप करके निकल जाएगी। अच्छा, वाइल रिटेल ट्रेडर्स आर बाइंग, अब ये चीज समझो कि आपने अगर तो सही मायनों में स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है ना, और मुझसे सीखना है, तो आपने हमेशा उस साइड पे रहना है जहां आपको स्मार्ट मनी नजर आए। कभी भी रिटेल ट्रेडर की सोच से ना सोचना, कभी भी ट्रैप में, जो ट्रैप आपको बता दूंगा आपने उन ट्रैप्स को लिख लेना है, उन ट्रैप से बचना है। वहां पे बाकी लोग जो है वहां बाइंग के ऑर्डर लगा रहे होंगे, हम वहां सेल करके बैठे होंगे, टिपिकली ड्यूरिंग अ रैली और नियर रेजिस्टेंस जोन। कि ये काम जब मार्केट करती है ना, कि सेलिंग इनटू बाइंग, ये इनटू बाइंग हम है, स्मार्ट मनी के सेलिंग कर रही है, तो क्या करेंगे, यहां नीचे लिख दिया मैंने, नियर रेजिस्टेंस जोन। हमने किसी भी रेंज कॉज जो है, कॉज के टॉप पे अगर हमें साइन मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी हिडन सेलिंग कर रही है। अच्छा, हाउ स्मार्ट मनी डज दिस इन द चार्ट? स्टेप 1, स्मार्ट मनी बायज एक्यूमुलेशन, क्वाइट बाइंग इन अ रेंज विद लो वॉलेटिलिटी, शोर नहीं मचाती, बिल्कुल ऐसे छोटी सी एक्टिविटी होगी वॉल्यूम में, ऐसे थोड़ा सा, ऐसे दो से बड़ा वॉल्यूम लग गया और कैंडल का साइज थोड़ा सा बढ़ गया, मुझे समझ लग जाएगी यहाँ पे इन्होंने काम करके फिर वापस छोटा कर देंगे, फिर छोटी छोटी कैंडल बनेगी, ऐसे छोटी छोटी कैंडल बनेगी, मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पे मार्केट ने ना काम अपना दिखा दिया। दे प्रिपेयर पोजीशंस अर्ली बिफोर ब्रेकआउट, मतलब ये कि स्मार्ट मनी ब्रेकआउट से पहले पहले, लेवल को तोड़ने से पहले पहले तक अपनी सेल की पोजीशंस बना के बैठे होते हैं, यहां पे ऑर्डर लगा देते हैं सेल का। अच्छा, प्राइस रैलीज, नंबर 2 जो है, ये नजर जो हमें आएगा वो रैली में, प्राइस ब्रेकआउट रैली, रिटेल ट्रेडर बाय ड्यू टू फोमो। अब क्या होगा कि जब ये रेंज हो गई फॉर एग्जांपल, अब मार्केट क्या करती है, इसका ब्रेकआउट करती है, तो जो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर है ना, वो यहां से फौरन जैसे एक कैंडल क्लोज होगी ना, यहां से सेल का ऑर्डर लगा देंगे। हम यहां से बैठे हुए हैं, हमने तो यहां से यहां तक अपनी पहला टीपी भी हिट करा लेना है, फिर आगे ब्रेक इवन करके छोड़ देना है, जहां से बहुत लोग आएंगे, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे आए वापस आ जाए, ये भी हो सकता है फेक आउट करके मार्केट ऊपर चली जाए। स्मार्ट मनी स्टार्ट सेलिंग, ये बाइंग की निशानी थी, अब सेलिंग की निशानी देख लें। एज प्राइस रेज वॉल्यूम स्पाइक्स बट प्रोग्रेस वीकनेस, देखें प्राइस बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम जो है ये स्पाइक्स लगा रहा है, ठीक है। अब इसकी प्रोग्रेस क्या है? प्रोग्रेस वीकनेस है, प्राइस ने जितना वॉल्यूम की स्पाइक्स थी ना, उसके मुताबिक प्राइस ने मूवमेंट ही नहीं किया है, तो ये भी एब्जॉर्प्शन की निशानी है। मैं पिछली स्लाइड में आपको बता चुका हूं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, स्पाइक बोलते हैं ऐसे, ये वॉल्यूम ग्रेजुअली बढ़ रहा है बट प्राइस बड़ी है, लेकिन प्रोग्रेस उसकी वीकनेस है, तो आप ये समझ जाएंगे कि स्मार्ट मनी ने चुपके से सेलिंग कर दी है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट, अब क्या निशानी होगी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया? प्राइस बिगेन्स टू स्ट्रगल और रिवर्स, अगर एक रेंज है, उस रेंज के टॉप पे, यहां पे टॉप पे हमें साइन मिल गए हैं, साइन ऑफ वीकनेस के, यहां पे मार्केट ने सेलिंग कर दी है, तो इस जगह पे आकर मार्केट क्या करेगी, यहां से रिवर्सल के साइंस हमें मिलना शुरू हो जाएंगे।
प्राइस वापस आएगी, हमें रिवर्सल के साइन मिलना शुरू हो जाएंगे। ऑफन एंड्स इन फॉल्स ब्रेकआउट, या फॉल्स ब्रेकआउट होगा या अप थ्रस्ट बनेगा। और बुल ट्रैप, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अप थ्रस्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको अप थ्रस्ट का पता है। जो बुल ट्रैप होता है ना, ये इसी कोर्स का हिस्सा है, मैं आपको बुल ट्रैप भी बताऊंगा। तो अभी हम स्ट्रेटेजी नहीं समझ रहे, मैं आपको मेंटली तौर पे आपको स्मार्ट मनी के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार कर रहा हूं। जब भी कुश्ती होनी होती है ना, कोई मुकाबला होना होता है, तो पहले पहलवान जाते साथ ही बड़ा वजन नहीं उठा लेता कि जी मैंने अपने डोले शोले बनाने हैं क्योंकि मेरा बहुत बड़े पहलवान के साथ टाकरा होने वाला है। पहले क्या करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा सादी मिट्टी के साथ खिलाते हैं। मिट्टी मिट्टी को कईयों के जरिए उसे मिट्टी का जो अखाड़ा होता है ना वो तड़वाते हैं। तो हमने, मैं आप लोगों को प्रिपेयर कर रहा हूं कि इतने बड़े जायंट के साथ, इतने बड़े मगरमच्छ के साथ हमने इन इन साइकोलॉजी के तहत करना है। चार बातें आपको बताई हैं, पांचवी कोई बात नहीं निकलनी इसमें से, वो मैं आपको एंड पे कंक्लूड कर दूंगा। आपका ये आज का लेक्चर जब मैंने कंक्लूड करना है ना, तो चार बातें ही निकलनी है, पांचवी कोई नहीं होगी। अच्छा, अब इंडिकेटर क्या है, वॉल्यूम है। व्हाट यू विल नोटिस, आप क्या नोटिस करोगे, राइजिंग शार्पली बट प्राइस टाल। आपको ये पता हो कि वॉल्यूम की तरफ आपने नजर मारी है कि यार ये ऐसे ग्रेजुअली बढ़ रहा है, राइजिंग है, लेकिन प्राइस जो है वो नहीं बढ़ रही, प्राइस एक एक रेंज में बंध चुकी है। अच्छा, कैंडल्स की तरफ अगर देखें तो वीक बॉडीज होंगी, कमजोर सी, ऐसे लागर सी कैंडल्स होंगी, ऐसे 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 लागर सी कैंडल्स होंगी यूं। तो फिर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि यार यहाँ पे ये स्मार्ट मनी जो है ना, सेलिंग इनटू बाइंग या बाइंग इनटू सेलिंग, ये निशानियां हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ना। आप लोगों में से जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने एग्जाम्स में तैयारी की होगी, तो वो इस चीज़ को बड़ा लाइक करते होंगे कि यार बजाय इसके कि मैं पेपर वाले दिन जब सुबह मैंने पेपर देने जाना है तो मैं पूरा ये जो थ्योरी पढूं, तो मैं ऐसे टेबल्स बना लेता हूं, उसके अंदर मैं शॉर्ट से लिखूंगा, अच्छा वॉल्यूम ओके शार्प राइज होगा और ना प्राइस नहीं मूव कर रही होगी, ओके गुड। अच्छा, कैंडल जो है वीक बॉडीज बना रही होंगी, अपर साइड पे वीक आ रही होगी, इसको नीचे भी कर लें लोअर, क्योंकि ये मैंने वाइस वर्सा ऐड किया था, तो अपर या लोअर साइड पे वीक बन रही हैं। अच्छा, इंडिसियन बार बन रही है, ओके वेरी गुड, इसका मतलब है स्मार्ट मनी जो है ना हिडन जो है ना अब एब्जॉर्प्शन कर रही है, ओके। प्राइस एक्शन क्या होगा, स्ट्रगलिंग नियर हाइज। अब क्या स्ट्रगलिंग नियर हाइज क्या होता है, जिनको प्राइस एक्शन का पता है ना, तो वो क्या क्या हाइज के बाद ये होता है कि एक ये टॉप है, यहाँ पे ना प्राइस जाती है, फिर नीचे आ जाती है, ऐसे दो कैंडल बना के, फिर एक कैंडल बना के जाती है, फिर तीन कैंडल बना के नीचे आती है, ये तीन कैंडल बना के, फिर एक कैंडल बना के जाती है, उसके बाद एक ही कैंडल से धड़ाम नीचे आ जाती है। ये प्राइस एक्शन का एक पैटर्न बन रहा होता है हाइज के पास जाकर, और या लोज के पास भी यही हो सकता है। उसके बाद फेलिंग ब्रेकआउट, ब्रेकआउट कर नहीं सकता, ऐसे विक मारेगी। अक्सर लाइव के अंदर आप लोगों ने ये सुना होगा मेरे मुंह से या उसामा के मुंह से कि यार ये विक तो मार, ये बाहर तो निकल आई है, अब देखते हैं कि ये इस लाइन के बाहर क्लोज देती है या अंदर देती है, ये अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। तो इसको बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट, के मार्केट गई तो थी लेकिन वापस अंदर आकर क्लोज कर गई है, ये फॉल्स ब्रेकआउट है। ये वैलिड, क्योंकि मार्केट ने अगर वैलिड होता तो इसके बाहर क्लोज दे देती ना। अच्छा, मार्केट सेंटिमेंट क्या है, एवरी वन बुलिश या इसको बेरिश कह लो, दोनों कह लो, क्योंकि मैंने एक ही स्लाइड में अब दो जो एग्जांपल दे रहा हूं, ये भी जो मैंने ऐड किया, तो फिर मार्केट सेंटिमेंट दोनों हो सकते हैं, या मार्केट बुलिश हो सकती है या दूसरी केस में बेरिश हो सकती है। वाइक ऑफ फेस कौन सा हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन और बाइंग क्लाइमैक्स, या एक्यूमुलेशन, और इसके दूसरा लफ्ज आप बोलें क्या होगा, एक्यूमुलेशन और वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो यार आप लोग। आप लोगों का ज्यादा फोकस इन चार्ट्स पे होना चाहिए। आप मेरा पूरा लेक्चर जिन्होंने अटेंड किया ना, वो सिर्फ इन चार्ट्स को पढ़ेंगे ना, तो उनके लिए सारा लेक्चर आसान हो जाएगा। अच्छा, रियल लाइफ एनालॉजी क्या है, अब देखें, इमेजिन एक मार्केट में हो, ये एग्जाम्पल बहुत गौर से समझनी है आप लोगों ने। आप एक मार्केट में हो, उस मार्केट में जो बड़े शॉपकीपर्स होते हैं ना, उन्हें ये पता लग जाता है कि अब प्राइस जो आम की प्राइस है ना, ये गिरने वाली है, मैंगो की प्राइस डाउन होने वाली है। तो वो क्या करते हैं, वो एक एक्साइटमेंट की कंडीशन क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा ऐड चला देंगे, या बाय वन गेट वन केजी फ्री की कोई लगा देंगे कि उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, प्राइस गिर जानी है, उन्होंने महंगे बाय किए हुए हैं। तो वो क्या करते हैं,
वो एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं कि लिमिटेड स्टॉक, जल्दी आ जाओ, थोड़ा बच गया, जल्दी आ जाओ। अच्छा, क्राउड क्या करता है? फौरन रश करता है, भागता है। ये टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। अगर आप अपने चारों तरफ नज़र घुमाएं, बड़े बड़े मॉल्स में जाएं, दुबई मॉल में जाएं या अपने पाकिस्तान में किसी मॉल में जाएं, वहां पे भी ये लगा होगा, लिमिटेड स्टॉक, हरी अप, टाइम जो है ना वो थोड़ा रह गया है। अच्छा, दे क्रिएट एक्साइटमेंट। उसके बाद आ जाए, वाइल द पब्लिक इज बाइंग, दीज शॉपकीपर्स आर सेलिंग ऑल देयर स्टॉक क्वाइटली। तो यहां पे इस एग्जाम्पल के अंदर जो शॉपकीपर की एग्जाम्पल है ना, ये स्मार्ट मनी की एग्जाम्पल है, और हम बाइंग कर रहे होते हैं। और चले मैंगो की कंडीशन में तो यह है कि हमने थोड़ा महंगा भी खरीद लिया तो खाएंगे, मजा आएगा। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अगर स्मार्ट मनी सेल कर रही है और आप बाय कर बैठे हो ना, तो आपको मुंह को टेस्ट भी नहीं आना, एसएल भी हिट होना है, साइकोलॉजी भी खराब होनी है, बहुत कुछ खराब हो जाना है। आज के लेक्चर को कंक्लूड थोड़ा थोड़ा करना शुरू करो, मैं एंड की तरफ जा रहा हूं। जो बताना चाह रहा हूं ना, उसकी कंक्लूजन खुद पहले से जेहन में तैयार रखो। दिस इज स्मार्ट मनी सेलिंग इनटू पब्लिक बाइंग, और स्मार्ट मनी बाइंग इनटू पब्लिक सेलिंग। देखें, आपने एक यहां से एक प्राइस थी जी, गोल्ड था जी सपोज 2600 का, ठीक है। आपने यहां से गोल्ड बाय किया, अब ऊपर आ गए। अब यहां पे स्मार्ट मनी ने एक ऐसा ट्रैप क्रिएट किया है कि मैं तो नीचे जाने लगी हूं, जल्दी जल्दी यहां से ना अपना गोल्ड बेच दो। अब आप क्या थे? सेलर। बायर कौन था? स्मार्ट मनी। अब स्मार्ट मनी यहां खरीदारी कर रही है, हमें पता लग जाएगा कि यहां पे बाइंग हो रही है कि सेलिंग हो रही है। आपको आपको 100% निशानियां पता लगेंगी इस कोर्स के बाद। अब यहां से 2600 का बाय किया हुआ गोल्ड आप जाके 2800 पे बेच देते हो, लेकिन स्मार्ट मनी आपसे 2800 पे खरीद रही है, तो भाई फिर ये रेट 2800 से 3000 जाना है। फिर वो 3000 पे फिर बायर बन के बैठे होंगे, ले आओ और लेकर आओ गोल्ड। 2600 के खरीदे वाले ने 2800 पे बेचा, 2800 के खरीदे वाले ने 3000 पे बेचा, इन्होंने रेट उठा के 3200 कर दिया। एग्जाम्पल ये है कि लेट्स से गोल्ड ब्रेक्स अबव 3330, हिट्स 3338, $8 का जो फर्क है, वॉल्यूम राइज बट कैंडल स्टार्ट शोइंग लॉन्ग विक्स, अपर विक्स। जो मेरे स्टूडेंट्स को पता है, इन निशानियों का मेरे स्टूडेंट्स को पता है, अपर साइड से रिजेक्शन आ रही है। अब क्या हो रहा है? अपर साइड पे विक आ रही है, आरएसआई इज ओवर बाउट बाउट। अगर आप आरएसआई को देखेंगे तो ओवर बाउट जोन में जा रही है। रिटेल ट्रेडर्स कीप बाइंग, सब कुछ अगेंस्ट है, लेकिन रिटेल ट्रेडर वहां से बाय करते हैं। कल के लेक्चर में जब मैंने बोला था ना कि 95% लोग हारते हैं, तो वो ये बेचारे होते हैं। हमने 99 में नहीं आना, हमने 0.99 बनना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए आप सबका। स्मार्ट मनी स्टार्ट्स ऑफ लोडिंग सेलिंग एज प्राइस फेल्स टू मेक न्यू हाइज। अगर मार्केट में प्राइस ऐसे मूव कर रही है, स्मार्ट मनी कोशिश कर रही है उसको ब्रेकआउट करने की कि यार मैं मजीद इसको उठा लूं, बट मार्केट उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। कोई भी वजह हो सकती है कि वो नहीं, स्मार्ट मनी ना सिर्फ ट्रिगर करती है। स्मार्ट मनी ट्रिगर करने के बाद बैठ जाती है, बाकी ये जो मूव्स होती हैं ना, ये ऑटोमेटिक रैली बनती है। ऑटोमेटिक रैली ये होता है कि एक बंदा भेड़ चाल आप लोगों ने सुना होगा ना, कि यार एक भेड़ जिस तरफ चल पड़ता है ना, तो सारी की सारी भेड़ें उस तरफ चल पड़ती हैं। तो पहली भेड़ यहाँ के कौन है? स्मार्ट मनी। अब क्या हुआ कि न्यू हाई बनने में मार्केट कामयाब नहीं हुई, स्मार्ट मनी उन्होंने कहा अच्छा नहीं जाना, रेट नहीं बढ़ाना मेरा, ओके मैं यहां पे बेच दूंगी, तुम लोग खरीदार बनोगे, फिर देखना क्या होता है। अच्छा, प्राइस रिवर्स शार्पली टू 3296। जब प्राइस 3333 से 3330 से 3338 तक गई, तो वहां पे स्मार्ट मनी ने साइन दे दिया कि मैं ऑफलोडिंग कर रही हूँ, बेच रही हूँ। प्राइस धड़म से आके 3296 पे आ जाएगी। ये गोल्ड की एग्जांपल है। हाउ टू स्पॉट इट, चीट शीट दे रहा हूं आप लोगों को। हाई वॉल्यूम प्लस नो हाइज, हाई वॉल्यूम प्लस नो न्यू हाइज, हिडन सेलिंग। अच्छा, बुलिश न्यूज आई है कि जी, बुलिश न्यूज ये होती है कि गोल्ड में बुलिश न्यूज ये होगी कि जी डॉलर जो है ना वीक हो गया है, तो ये बुलिश न्यूज होती है।
अच्छा, प्लस वीक प्राइस एक्शन। अब न्यूज तो आ गई लेकिन प्राइस ऐसे छोटा छोटा चल रही है, बिल्कुल ऐसे छोटा छोटा चल रही है, या सॉरी नीचे डाउन साइड पे जाएगी। अगर बुलिश न्यूज आई है तो प्राइस ऐसे डाउन साइड पे छोटा छोटा मूव कर रही होगी। इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस ने जंप मार जाना है। स्मार्ट मनी यूजिंग हाइप टू सेल। अच्छा, कैंडल क्लोज विद अपर वीक्स, ये सेलिंग इसकी निशानी थी, सेलिंग इनटू बाइंग। अगर बाइंग इनटू सेलिंग्स है तो फिर लोअर वीक आप लोगों ने थोड़ा सा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करनी है कि इस पे स्टिक नहीं हो जाना। दूसरा केस स्लैश करके ना आपने लोअर वीक खुद लिख लेना है। अच्छा, सप्लाई एंटरिंग या जो डिमांड एंटरिंग प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, ठीक है। ब्रेकआउट फेल्स, रिटर्न इन साइड रेंज। अब मार्केट जाती है, ब्रेकआउट नहीं कर पाती है तो फिर वापस आ जाती है रेंज में, ये भी निशानी है किस चीज की? सेलिंग इनटू बाइंग की। अब इस लेक्चर को रिपीट करके सुनना, और सुनने के बाद आप लोगों ने खुद फैसला करना है कि आज के बाद आप जब वॉल्यूम के साथ कैंडल की शक्ल देख रहे होगे तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस कितना अच्छा होगा। खैर, जल्दी जल्दी इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, सेकंड सिनेरियो था कि आप गाड़ी को पुश कर रहे हैं सख्ती से, लेकिन गाड़ी पुश नहीं हो रही है, हल्का सा मूव दे रही है, बहुत मुश्किल से चल रही है। पहला तो मैंने आपको ये बता दिया कि एब्जॉर्प्शन हो रही है, इसकी निशानी ये होती है कि स्मार्ट मनी सेलिंग कर रही है चुपके चुपके और हम बाइंग कर रहे हैं। अच्छा, पॉसिबल ट्रैप्स हो सकता है और रिवर्सल आ सकता है, ये इसका रिजल्ट होगा। थर्ड केस ये हो सकता है कि आप आराम से गाड़ी को पुश कर रहे हो लेकिन गाड़ी तो उड़ती जा रही है। आपने ऐसे धक्का लगाया गाड़ी को, ऐसे हाथ लगाया, चुपके से हाथ लगाया। या तो ये एक सूरत ये हो सकती है कि गाड़ी रेड पे खड़ी हो, ऐसे गाड़ी रेड पे खड़ी है, हैंड ब्रेक लगी हुई थी, आपने आके ऐसे हल्का सा हाथ टच किया, गाड़ी ऐसे डाउन होगी। नो वन इज इन फ्रंट, के ऐसी कंडीशन में कि कुछ भी नहीं है, नो ऑपोजिशन, कुछ भी नहीं, आपने हल्का सा धक्का दिया, छोटा सा वॉल्यूम और बड़ी कैंडल, डेंजरस। मैं रिवर्स क्विकली, जितनी स्पीड से मार्केट कम वॉल्यूम के साथ गिरेगी ना, आपको मैं अभी एक ट्रेड क्राइटेरिया दे रहा हूं, जितनी स्पीड से रैली, ये डाउन फॉल, अभी इसको बोलते हैं फ्री फॉल, ऐसे फ्री फॉल हो जाए, जितनी स्पीड से फ्री फॉल होगा, सिर्फ आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए? वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा यार, वॉल्यूम उल्टा और कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पे आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलेंगे, शेकआउट लगेगा, स्प्रिंग होगा, मार्केट यूं फ्लाई। ये मैंने परसों की ट्रेड आपको कल भी बताया था कि मैंने परसों की ट्रेड ली है। अच्छा, आज रियल ट्रेडिंग सिनेरियो में, सिनेरियो नंबर वन, एक्यूमुलेशन फेज। वॉल्यूम इंक्रीज ऑन डाउन कैंडल्स बट प्राइस डज नॉट फॉल मच। कैंडल्स ऐसे बन रही हैं और वॉल्यूम ऐसे ऐसे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और मार्केट ज्यादा नीचे प्राइस नहीं आ रही। अच्छा, दिस इज एफर्ट ग्रेटर देन रिजल्ट। इसका मतलब यह है कि एफर्ट ज्यादा हो रही है और रिजल्ट बड़ा कम आ रहा है, मीनिंग बायर्स आर एब्जॉर्बिंग द सप्लाई। सिनेरियो वन, अब इन सिनेरियोस को भी समझ लेना ना तो आप ट्रेडर बन गए हो। सिर्फ इन तीन सिनेरियोस को समझ लोगे ना तो मेरी मेहनत जो मैं 1 घंटे से बोल रहा हूं इसका मुझे फल मिल जाएगा। अगर ऐसा हो कि वॉल्यूम बढ़ रहा हो, नीचे आती मार्केट या ऊपर जाती मार्केट में, वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्राइस इतना ज्यादा नहीं ऊपर जा रही या इतना ज्यादा नहीं नीचे आ रही, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रही है, बच जाओ। मार्केट एब्जॉर्ब कर रही है, चाहे सप्लाई को एब्जॉर्ब कर रही है, चाहे डिमांड को कर रही है, कुछ ना कुछ कर रही है। अच्छा, इंटरप्रिटेशन क्या है? स्ट्रॉन्ग हैंड्स एक्यूमुलेटिंग, दिस बिल्ड्स द कॉज फॉर मार्कअप। ये एक्यूमुलेशन हो रही है चुपके चुपके और अब ये से हमारा इफेक्ट बनेगा। सिनेरियो नंबर टू, अप ट्रेंड विद पुल बैक्स। प्राइस रिलीज 20 पॉइंट्स ऑन 10,000 वॉल्यूम। 10,000 टिक लगे हैं, वॉल्यूम के 10,000 टिक लगे हैं, क्योंकि हम टिक वॉल्यूम पे काम करते हैं ना, तो प्राइस सिर्फ 20 पॉइंट मूव की है। अच्छा, प्राइस पुल बैक 8 पॉइंट्स, अब प्राइस 20 ऐसे 20 पॉइंट्स ऊपर गई थी, अब 8 पॉइंट्स का पुल बैक आ गया ऑन 15। अब जब आप वॉल्यूम देख रहे हो तो जो 20 पॉइंट मार्केट गई छोटे वॉल्यूम के साथ, डाइवर्जन, एग्जैक्टली एग्जैक्टली डाइवर्जन। 20 पिप मार्केट मूव की है 1,000 टिक के साथ, लेकिन
8 पिप गिरी है 15,000 टिक के साथ। अब इसका मतलब क्या है, इवन दो पुल बैक वॉल्यूम इज हायर, रिजल्ट इज लेस, एफर्ट इज ग्रेटर देन रिजल्ट। समझे बात को? ईवीआर बन गया ना आपका, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का क्राइटेरिया आपका यही था ना। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, कुछ लोगों को नहीं समझ आई होगी। ये सिनेरियो ये है कि मार्केट 20 पॉइंट ऊपर गई लेकिन 8 पॉइंट गिरी। ये जो 20 पॉइंट ऊपर गई थी, यहां पे जो वॉल्यूम था वो था इतना, लेकिन जो 8 पॉइंट गिरी है ना, उसका वॉल्यूम बढ़ गया है। तो ये डाइवर्जन की कंडीशन बन गई है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस गिर रही है आपकी। अब इसका मतलब ये है कि एफर्ट जो है ना वो ज्यादा है, रिजल्ट की निस्बत रिजल्ट कम है। इंटरप्रिटेशन क्या है, बायर स्टिल इन कंट्रोल, जस्ट अ रिएक्शन पॉसिबल कंटिन्यूशन। अब इस सिनेरियो के अंदर क्या होगा कि बायर्स कंट्रोल में है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम ज्यादा वॉल्यूम के साथ 8 पॉइंट मार्केट नीचे गिरी है ना, यहां पे क्या हुआ होगा आप बताएं। गिरती मार्केट में क्या होता है, बाइंग। और यहां पे क्या निशानी होगी इन रेड कैंडल्स की, रेड रेड कैंडल्स को वीएसए की नजर से देखो तो क्या होना चाहिए उस उन रेड कैंडल्स में, निचली तरफ शेडो, विक्स। जो ये रेड कैंडल बनेगी ना 8 पॉइंट की, जिसके नीचे ये विक होगी, उसके नीचे विक होगी अगर मार्केट ने कंटिन्यूशन करनी है। अगर ये रिवर्सल पैटर्न है ना, क्लाइमेक्स आ गया यहां पे, बाइंग क्लाइमेक्स आ गया, तो फिर निचली तरफ वीक नहीं होगी। फिर क्या होगा, ऐसे एक ग्रीन कैंडल होगी, उसके ऊपर क्या होगा, एक ऐसे वीक मार के रेड कैंडल आई होगी। तो ये कौन सा पैटर्न है, जल्दी जल्दी बताएं मेरे स्टूडेंट, जल्दी जल्दी, वीएसए का कौन सा पैटर्न है? ये ये ईवीआर है, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का पैटर्न है कि मार्केट में अब रिवर्सल है, ट्रेंड कंटिन्यूशन नहीं है। इस सिनेरियो में ट्रेंड कंटिन्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, पॉसिबल कंटिन्यूशन की बात कर रहा हूं। तो उस सिनेरियो में क्या होना चाहिए, जो अगली कैंडल जो 8 पॉइंट की कैंडल बनेगी उसके नीचे विक होनी चाहिए। अच्छा, सिनेरियो 3, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये पहला एक्यूमुलेशन फेज था, ये मार्कअप फेज था, इसमें मार्केट ने अप जाना था। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज का सिनेरियो समझाता हूं। हाई वॉल्यूम बुलिश कैंडल्स हैं, हाई वॉल्यूम बुलिश कैंडल्स हैं, बट दे क्लोज वीक और विद लॉन्ग अपर विक्स। ऐसे मार्केट ऊपर जा रही है, वीक वीक बॉडीज है इनकी, अपर साइड पे वीक क्या है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। तो ये किस चीज की निशानी है, सेलिंग। यार वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आप लोग प्रो एक्टिव हो, माशाल्लाह प्रो एक्टिव हो, जबरदस्त। आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर को जब एक दफा दोबारा वीडियो देखोगे ना, तो आप लोगों को ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको इतना इजी नहीं लेना, इसको 2 से 3 दफा हर बंदे ने ये वीडियो लाजमी देखनी है। अच्छा, प्राइस डज नॉट गो फॉर, एफर्ट ज्यादा है, रिजल्ट कम है। अगेन क्या होगा, यहां पे मार्केट ने चुपके चुपके से सेलिंग कर दी है, धड़म से नीचे आ जाएगी। हमेशा अपने जहन में एक टिप देकर जा रहा हूं, हमेशा अपने जहन में ये बात याद रखो कि स्मार्ट मनी की जब मार्केट की डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ होती है ना, तो यहां पे स्मार्ट मनी बाइंग कर रही होती है, और उसकी निशानी ये होती है कि कैंडल के नीचे वीक होगी। ये मैं आपको टिप देकर जा रहा हूं, ये सारी जिंदगी आपके काम आएगी कि जब भी गिरती मार्केट में वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऐसे सीक्वेंस से बढ़ रहा है, एक से बढ़कर एक होता जा रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा ना एक्सपेक्ट करना कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाएगा, ऐसा नहीं। आपने नोट करना है कि छोटे छोटे से वॉल्यूम थे, छोटे छोटे से, और उसमें एकदम ऐसा हुआ कि यार एक वॉल्यूम अगले से ज्यादा, एक वॉल्यूम अगले से ज्यादा, कैंडल की साइज सेम है, नीचे से शेडो आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट ने चुपके चुपके बाइंग शुरू कर दिया, और एक रिजल्ट ऐसा आएगा, मार्केट जूम ऊपर निकल जाएगी। स्मार्ट मनी ऑफलोडिंग पोजीशंस बेरिश लाइकली मार्क डाउन। इस कंडीशन में, इस डिस्ट्रीब्यूशन के सिनेरियो में, अगर मार्केट ने अपर विक्स लगाई है ना, अपर शेडो, ये देखो इसने अपर शेडो बोला होगा, क्लोज विक्स अपर साइड पे, तो फिर मार्केट डाउन आ जाएगी। अब ये फेज है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट हार्मनी का। व्हाट इज हार्मनी? हार्मनी ऑकर्स व्हेन वॉल्यूम
जो एफर्ट होती है एंड प्राइस मूवमेंट आर इन एग्रीमेंट। इस एक वर्ड को, हार्मनी को, अगर आप कल के एक लेक्चर में एक टॉपिक था उससे अगर आप लोग इसको अलाइन करना चाहें तो उसका नाम बता सकते हैं क्या था? कल का लेक्चर जिन लोगों ने अच्छी तरह देखा है तो हार्मनी में कल के लेक्चर में कौन सा पॉइंट था? इक्विलिब्रियम। यार वेरी गुड यार, कमाल है भाई, जबरदस्त। बहुत मुश्किल क्वेश्चन था ये जो आप लोगों ने इतना आसानी से जिसका जवाब दे दिया है। हार्मनी वो स्टेट होती है कि वॉल्यूम जिस तरह का बड़ा वॉल्यूम है उस तरह का बड़ा स्प्रेड है, और जितना छोटा वॉल्यूम है उतना छोटा स्प्रेड है। ये दोनों कंडीशन हार्मनी है। और इसके अगेंस्ट वॉल्यूम बड़ा है, स्प्रेड छोटा है, और वॉल्यूम छोटा है, स्प्रेड बड़ा है, तो ये क्या होगा? डायवर्जन। डायवर्जन। अच्छा, when does it happens? Volume supports the direction of the price. Volume supports the direction of the price. Volume जिस तरफ जा रहा है ना मार्केट, सपोज प्राइस अप साइड पे जा रही है, ये देखिए प्राइस ऐसे अप साइड पे जा रही है और वॉल्यूम भी उसको सपोर्ट कर रहा है अप साइड पे जाती हुई, ये हार्मनी की कंडीशन है। अगर प्राइस ऐसे गिर रही है और वॉल्यूम ऐसे बढ़ रहा है तो ये कौन सी स्टेट है? डाइवर्जन। मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइस एक्शन मैच वॉल्यूम बिहेवियर, ये ऑलरेडी एक ही मतलब है, मैं आपको बड़ी तफसील से पढ़ा चुका हूं। इसका प्रैक्टिकल केस क्या है? गोल्ड ऑन 5 मिनट चार्ट होगा, लेट्स से एट 3300 प्राइस यू सी अ बुलिश कैंडल। एक ग्रीन कैंडल आपने देखी, ऐसे एक ग्रीन कलर की कैंडल देखी, मैं कलर अगर यहां से चेंज कर लूं, एक ग्रीन कलर की कैंडल आपने देखी, ऐसे ग्रीन कैंडल है। अच्छा, विद हाई वॉल्यूम, विद हाई वॉल्यूम, द नेक्स्ट कैंडल क्लोज हायर विद मोर वॉल्यूम। ये अगली कैंडल इससे ऊपर क्लोज हुई है, उसका वॉल्यूम भी ज्यादा है, प्रीवियस से ज्यादा वॉल्यूम है। माजरत, थोड़ी सी ड्राइंग खराब हो रही है, मेरा माउस हिल गया था। अच्छा, हार्मनी इज प्रेजेंट, प्राइस भी चुपके चुपके ऊपर जा रही है, वॉल्यूम भी चुपके चुपके ऊपर जा रहा है, ये हार्मनी कंडीशन है। ऑल इज वेल, बहुत अच्छा है। मार्केट, इसको बोलते हैं कि मार्केट मीठा मीठा जा रही है, सुकून से जा रही है। एक्सपेक्ट ट्रेंड कंटिन्यूशन अनलेस डाइवर्जन अपीयर्स लेटर। गुड। अगर देखो ये कंडीशन बन जाए ना कि प्राइस ऐसे मीठा मीठा ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी ग्रेजुअली ऐसे स्लो स्लो बढ़ रहा है, स्लो स्लो बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छी कंडीशन है, हार्मनी है। मार्केट में बहुत अच्छी कंडीशन है। जैसे ही क्या हो कि प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाए, वॉल्यूम गिरना शुरू हो जाए, देन डाइवर्जन। वेरी गुड। अब इसको मैं आपको वही, जैसे एज पर माय मेथड ऑफ टीचिंग, हाई वॉल्यूम होगा, प्राइस अप जा रही है, स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है। हाई वॉल्यूम है, प्राइस गिर रही है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रही है। मतलब कलर, वॉल्यूम का कलर चेंज होना चाहिए रेड कलर का, वो तो ऑब्वियस ही बात है, हो जाएगा। लो वॉल्यूम है, प्राइस साइडवेज पे है, मार्केट रीसेटिंग, मतलब वॉल्यूम लो है, ऐसे छोटे छोटे से वॉल्यूम है, इस तरह कभी बड़ा हो जाता है कभी छोटा हो जाता है, और प्राइस साइडवेज के ऊपर है, ये प्राइस रेस्ट कर रही है। आप नोट कर लेना, अभी चार्ट पे जब जाओगे ना तो आपको ये कंडीशन, सर हार्मनी इज वैलिडेशन, ये मैं आपको अभी अभी इसका टाइम नहीं है बताने का, आपको मैं जब अगले फेजेस में जाऊंगा फिर बताऊंगा। व्हाट इज वाई डाइवर्जन? ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट डाइवर्जन है। डाइवर्जन हैपेंस व्हेन वॉल्यूम इफेक्ट वर्सेस प्राइस, जो जो रिजल्ट है, डिसएग्री। डिसएग्री क्या होता है? वॉल्यूम छोटा हो, कैंडल का साइज बड़ा है, या वॉल्यूम बड़ा है, कैंडल का साइज छोटा है, तो ये दोनों कंडीशंस आपके लिए डाइवर्जन की कंडीशंस अच्छी नहीं होती, आपने इसके ऑपोजिट सोचना होता है। हमेशा आप लोगों ने नोट किया होगा, हमारी एक स्ट्रेटजी होती है जब हम आरएसआई डाइवर्जन में देखते हैं तो प्राइस ऐसे बढ़ रही होती है और आरएसआई क्या करती है ना, ऐसे आ जाती है। तो इस डाइवर्जन और या डाइवर्जन बोलते हैं, ये डाइवर्जन का फार्मूला है। इस पे हम रिवर्स ट्रेडिंग देखते हैं। अच्छा, दिस इज अ वार्निंग सिग्नल, इट सजेस्ट समथिंग इज रॉन्ग और हिडन सप्लाई एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैप। अब आइंदा के बाद
जब भी आपको चार्ट के ऊपर डाइवर्जेंस मिलेंगी तो आप लोगों ने कभी भी उस डायरेक्शन की ट्रेड नहीं करनी, वो ट्रैप है। हार्मनी की कंडीशन में ट्रेड कर लो। अगर कोई साइन बनता है आपके हक में, साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर जा रही है, सुकून से जा रही है, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, ट्रेंड सपोर्ट कर रहा है, तो आप बाय ले लो, बट किसी लेवल से। बट ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम गिर रहा है, प्राइस बढ़ रही है, साइज बढ़ रहा है, तो आप उस सूरत में मार्केट में वहां पे वो डाइवर्जन है, वो कंडीशन अच्छी नहीं होती। अच्छा, यहां पे देखो टाइप बेरिश डाइवर्जन है, उसमें क्या होगा, वॉल्यूम हाई होगा, प्राइस वीक होगी, स्मार्ट मनी सेल कर रही होगी। बुलिश डाइवर्जन में वॉल्यूम हाई होगा, वीक डाउन साइड, मतलब ये अप साइड पे वीक होगी, और जो बुलिश डाइवर्जन होगी उसमें प्राइस निचली तरफ वीक होगी, वीक डाउन। स्मार्ट मनी इज एब्जॉर्बिंग सप्लाई, डाइवर्जन बन गई ना, ये डाइवर्जन दोनों दोनों सूरत में सप्लाई एब्जॉर्ब कर रही है और यहां सेल कर रही है। नो वॉल्यूम मूव, वॉल्यूम ज्यादा मूव ही नहीं कर रहा है, एक जगह पे स्टे कर रहा है। और अब देखो वॉल्यूम लो है, स्ट्रॉन्ग अपसाइड की या डाउन साइड की मूवमेंट हो रही है, समझ लो फेक आउट होने वाला है, खत्म हो जाएगी कहानी, लॉस हो जाएगा। अच्छा, एग्जांपल एक दफा आखिरी एग्जांपल देख ले, डिस्ट्रीब्यूशन जोन है 3331 से और 3338 तक एक जोन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, प्राइस ने इसके अंदर रेंज की। ठीक है, इसकी वैल्यू यहां पे है जी 3331, और ये है जी 3308। अब क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज एट 3308 ऑन बुलिश कैंडल। अब 3308 के ऊपर एक कैंडल बनती है यहां पे, इस जगह पे, यहां पे वॉल्यूम हो जाता है इंक्रीज, इस सिनेरियो को समझना। बट कैंडल क्लोज विद लॉन्ग विक, अप साइड पे लॉन्ग विक है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है, बिग एफर्ट है क्योंकि वॉल्यूम जो बड़ा है, वीक रिजल्ट है, ऊपर से वीक आ गई है, रिजल्ट वीक हो गया है। एफर्ट ज्यादा है, रिजल्ट कम है, तो ये क्या होगा, एडवांस चल रहे हैं मेरे बच्चे, मैं सवाल ही नहीं करता, मैं मुंह मोड़ के देखता हूँ जवाब आया होता है, यार कमाल है आप लोगों की बिना। माजिद, ट्रैप से अच्छा वर्ड पता है क्या यूज किया करो, हिडन सप्लाई। यहां पे हिडन सप्लाई है, ये वर्ड आप यूज करोगे ना आपको अच्छा महसूस होगा। जब हिडन सप्लाई की बात हो रही होगी तो फिर आप क्या करोगे, बाय करोगे कि सेल, सेल, गुड। अच्छा जी, डाइवर्जन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्राइस, पॉसिबल ट्रैप और ब्रेक डाउन कमिंग विच लेटर ऑकर टूवर्ड्स 3296। मतलब क्या होगा, 3308 पे, 3308 पे जो कैंडल एक बनी, ऊपर से शेडो था, वॉल्यूम ज्यादा था, लेकिन एफर्ट, उसका जो रिजल्ट है वो कम आया, कम रिजल्ट आया। इसका रिजल्ट क्या होगा, प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाएगी और इससे रेजिस्टेंस जोन के ऊपर से हमें कुछ ना कुछ अपथ्रस्ट, कोई साइन ऐसा मिलेगा, प्राइस ऐसे एकदम नहीं होता ऐसा ना सोचना कि यही कैंडल बनेगी यहीं से सेल कर दो, नहीं, एसएल कहाँ लगाएंगे, हमने तो अपना एसएल छोटे से छोटा करना है, और एसएल छोटे से छोटा उनका होता है जो इंतजार करते हैं प्राइस इधर आए, फेक आउट करे, विक मारे, उसके बाद जैसे अंदर आए हमने इस विक के ऊपर एसएल रखना है, यहाँ पे साइन देखना है और यहाँ से सेल करेंगे बहुत मजे से, इंजॉय करना, 5 पिप का एसएल और 500 पिप का टीपी। अच्छा, अब इसको डिटेक्ट कैसे करना है, एंड पे कंक्लूजन है, लास्ट अपने हैंड रेज कर लें, बिग वॉल्यूम स्मॉल कैंडल्स, एफर्ट बड़ी है रिजल्ट कम है, तो ये क्या होगा, हार्मनी होगी। डी लिखूं या एच लिखूं, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी, डी या एच, बिग वॉल्यूम स्मॉल कैंडल, डी के एच, डी। लो वॉल्यूम लार्ज कैंडल, रिजल्ट बड़ा है एफर्ट छोटी है, डी के एच, जल्दी जल्दी, डी। वॉल्यूम इंक्रीजिंग बट प्राइस नॉट ब्रेकिंग लेवल, जल्दी जल्दी बताएं, डी के एच, डी। ब्रेकआउट विद नो वॉल्यूम कंफर्मेशन, डी के एच, डी। वैसे आप लोगों को एक बात बताऊं, ये सारी डी थे क्योंकि हम ना डाइवर्जन में देख रहे थे चले हैंड रेज करें यार।